नमस्ते सिद्धांत हूं मैं। साथ में फ्रेम में है अंशुमान जी, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक। हम लोग अर्थात में अक्सर साथ में आते हैं। ये इकोनॉमी के सवाल का हमारा सेक्शन है। इकोनॉमी के सवाल में हम लोग कुछ चीजें हैं, जैसे अभी जीडीपी का डाटा आया है -24% लगभग, मतलब -23.9, एकदम एकदम प्रिसाइज होते हुए कहें तो आया है। और उसके आसपास जो चीजें उसके घूम रही हैं, इन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है या जिनकी वजह से जीडीपी पे असर पड़ा है और आगे क्या होने वाला है, इन सब पे जानने आए हैं। पहला, इस पर पहली हम लोग की बातचीत थी अंशुमान जी, टैक्स पे हम लोगों ने की थी, जीएसटी वगैरह पे जी की थी। हाँ, और जी आज हम लोग बैंकिंग पे देखेंगे बातचीत की, बैंक्स की क्या स्थिति है। एक तो ललन टॉप की टीम में हम लोग एफएक्यू करते हैं, पूछते हैं कि आप लोगों को क्या जानना है इस पर, वो बताइए। तो हमने बैंक में बोला, तो कुछ लोग हमने हमसे पूछा कि हमको तो एकदम सीधा सा कंसर्न है भैया, हमको इकोनॉमिक्स वगैरह नहीं आती है। क्या बैंक में रखा पैसा, इतना जीडीपी खराब है तो बैंक में पैसा रखा पैसा हमारा डूब डूब जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक में रखा पैसा डूब जाएगा, इसकी कोई जोखिम नहीं है। पर सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलता है। बैंक बैंक कमजोर हो रहे हैं, बैंक खराब हो रहे हैं, बैंक घाटे में है, ये सच है। पर बैंक में रखा पैसा सुरक्षित है, क्योंकि बैंक अंततः सरकार के हैं। सरकार उन्हें उन्हें पूंजी देगी और उन्हें चलाने की कोशिश करेगी। लेकिन हमने देखा है पिछले पिछले 1 डेढ़ साल में कि बैंकों की स्थिति खराब हुई है। सरकारी और निजी बैंकों की विलय हुए हैं, मर्जर हुए हैं, जो हमारे सामने अभी भी चल रहे हैं। तो बैंकों से मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि उनमें पैसा रखा जा रहा है, वो पैसा आपकी बचत का, उस पर आपको सही रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सरकार जैसे जैसे कर्ज सस्ता करने की कोशिश करती है, उसका असर लोगों की जमा पर भी पड़ता है। बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोग कर्ज नहीं लेते हैं। जो लोग बैंक में पैसा रखते हैं उसमें से बहुत कम लोग बैंक से कर्ज लेते हैं, और बैंक में पैसा हर कोई रखता है। तो इसलिए अगर कोई बैंक घाटे में जाता है, वो जमा पर सही ब्याज नहीं दे पाता, तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। और उस नुकसान को समझना हमारे लिए जरूरी है। उस नुकसान को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम बचत का पैसा बैंक में रखते हैं तो कम से कम हमको उतना रिटर्न तो मिलना चाहिए जितनी हमारी जिंदगी जीने की लागत बढ़ रही है, यानी महंगाई बढ़ रही है। पर बैंक के मामले में दो चीजें महत्वपूर्ण है जहां जिसपे हम आज ध्यान दे सकते हैं। दो बड़े फैसले आज हुए बैंकों को लेकर, हाँ, दो 3 बड़ी सितंबर घटनाएं को। जो। हाँ, हाँ, एक 30 सुप्रीम सितंबर कोर्ट को। का डिसीजन, एक निर्मला सीतारमण का हाँ अनाउंसमेंट। हाँ हाँ। सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर आया आया जो आज की बैंकिंग बड़ी सुर्खी है, जो अभी 1 घंटे पहले आया आया है, जब हम अभी इसको शूट कर रहे हैं करीब 6 बजे के आसपास। और दूसरा, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ वित्त मंत्री की एक बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन किया गया था कि जिन लोगों ने कोविड के दौरान अपने कर्ज से भुगतान टालने की स्कीम को चुना है, यानी जिसको हम लोन मॉरिटोरियम कहते हैं, उस मॉरिटोरियम को लिया है, उन्हें उस दौरान के ब्याज से मुक्ति दी जाए या उनको इंटरेस्ट रेट का वेवर दिया जाए। मॉरिटोरियम की स्कीम यह है कि अभी आपसे तत्काल मूलधन और ब्याज नहीं वसूला जाएगा, लेकिन जैसे स्कीम खत्म हो जाएगी वैसे ही आपको वो ब्याज और मूलधन चुकाना पड़ेगा। वो बैंक के तय करेगा कि वो आपकी किस्तें आगे बढ़ा दे या आपके लोन का टेन्योर आगे बढ़ा दे या आपसे एकमुश्त वसूल ले, अलग अलग, लेकिन ये होगा। सुप्रीम कोर्ट में इसमें पिटीशन हुई थी, तमाम बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी अपने आप एक बड़े बहस का विषय है। और बैंकिंग सर्किल्स में इस पर चिंता जाहिर की गई कि बैंकों की स्वायत्त ढंग से काम करते हैं, उसमें अदालतें क्यों हस्तक्षेप करती हैं। बैंकों की जिम्मेदारी अपने जब जमाकर्ताओं की तरफ भी है। और आपको याद होगा इस बहस की चर्चा के दौरान सिद्धांत, रिजर्व बैंक की तरफ से जो एफिडेविट फाइल किया गया था उसमें कहा गया था कि अगर हम इंटरेस्ट वेव कर देंगे तो हम जमाकर्ताओं को जो हमारा डिपॉजिटर उसको क्या देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई फैसला नहीं सुनाया कि एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है कि जो एनपीएज हैं, जो इस दौरान लोन मॉरिटोरियम के तहत हैं, उन्हें एनपीए डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ये डिक्लेयर करना या किसी लोन को एनपीए मानने से एक दूसरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद उसको डिस्प्यूट में ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके ऊपर उसे नए तरीके से खातों में रखा जाता है और वो ये माना जाता है कि वो कर्ज लेने वाला व्यक्ति कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। अभी सरकार इस पर जवाब देगी, आरबीआई बताएगा कि इसमें क्या करना है। दूसरी चीज ये कि आज वित्त मंत्री ने अपनी बैठक में बैंकों को ये सजेस्ट किया कि वो जब मॉरिटोरियम खत्म होगा उसके बाद जो कर्ज लेने वाले लोग हैं उनकी मदद के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए स्कीमें बनाए। तो अभी मोटे तौर पर हमें जो दो चीजें दिखाई देती है उसमें एक ये कि शायद मॉरिटोरियम अब नहीं बढ़ेगा,
क्योंकि सरकार पहले ही, आरबीआई पहले ही लोन रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम ला चुका है जिसमें जो बकाया कर्ज है उनका पुनर्गठन किया जाएगा। ये दो बड़ी सुर्खियां हैं। इन सुर्खियों की रोशनी में हम बैंकों को दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक बैंक वो है जो कर्ज लेने वालों के बैंक है, जो बैंकों से कर्ज लेते हैं, उनकी दूसरी किस्म की समस्याएं हैं, चाहे वो होम लोन ले रहे हो या कार लोन ले रहे हो या पर्सनल लोन लेते हो या कारपोरेट लोन लेते हो। और दूसरे वो लोग हैं बैंकों में जो बैंक से लोन नहीं लेते, बैंक में अपना पैसा रखते हैं और उस पर उन्हें एक अच्छा सही रिटर्न मिलना चाहिए क्योंकि वो पैसा बैंक में जाता है। और इनके बीच में खड़े हैं बैंक जिनके पास उनका 90% 95% पूंजी इसी जमा से आती है। इस जमा को या इस डिपॉजिट को वो लोगों को बांटते हैं कर्ज के तौर पर और सरकार के बॉन्ड कार्यक्रम को सरकार को कर्ज देते हैं जिससे कि देश में खर्चे चलते हैं। अच्छा, अभी तो हम पोस्ट कोविड की बात कर रहे हैं इस समय, लेकिन हम लोग अर्थात के डिस्कस करते रहे हैं यस बैंक की क्राइसिस कोविड के पहले की है और कई बार आरबीआई ने, आरबीआई के कई गवर्नर्स का टसल और सरकार का टसल सामने आया है, संघर्ष। तो बैंकिंग सेक्टर में, मतलब एक प्राथमिक सवाल तो यही है इसमें अंशुमान जी कि बैंकिंग सेक्टर में कहाँ से दिक्कत शुरू होती है कि हम इस मोड़ पर आके खड़े हो गए हैं कि यस बैंक डूबने लगा, बैंकों का मर्जर होने लगा, और जीडीपी पर तो बात कर ही लेंगे। अभी बैंकिंग सेक्टर में कोर क्राइसिस कहाँ से शुरू होती है? बैंकिंग सेक्टर में असली क्राइसिस शुरू होती है कर्ज देने से। क्योंकि ऐसा माना गया या ये माना जाता है कि अर्थव्यवस्था में पूंजी नहीं है, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है लेकिन लोगों के पास बचत और पूंजी तो नहीं है। सरकार के पास जो हम लोगों की बचत है, छोटी आम लोगों की बचत है, उससे सरकार अपना खर्च चलाती है। तो अगर अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाया जाना है, निवेश बढ़ाया जाना है, खपत बढ़ाया जाना है तो बैंकों को उसके लिए कर्ज देना पड़ेगा। भारतीय बैंक कर्ज देने के लिए जो हमारे आपकी जमा है उसे जमा के तौर पर देते हैं। हम पिछले 25 सालों में लिबरलाइजेशन के बाद कम से कम 3 बार करीब 8-8 सालों के अंतर पर देख चुके हैं कि अर्थव्यवस्था में साइक्लिकल मंदी आती है और तेजी आती है। जब भी साइक्लिकल मंदी आती है, गिरावट होती है, तो कंपनियां अपना कर्ज चुकाने में चूकती हैं, डिफॉल्ट होती हैं या समय पर कर्ज नहीं चुका पाती। फिर बैंकों का वो पैसा डूबता है, फंस जाता है। जब फंस जाता है तो बैंकों को उबारने के लिए सरकार को बैंकों में कैपिटल डालनी पड़ती है और पूंजी डालनी पड़ती है। तो समस्या है इकोनॉमिक स्लोडाउन की, ग्रोथ टूटने की, कर्ज के जरिए जो पैसा दिया गया है उस कर्ज के वापस न लौटने की, जिसके कारण इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। अर्थात के कई अंकों में हम इस पर बात कर चुके हैं। अभी हमने बैंकों पर 2 हफ्ते पहले बात की थी और बताया था कि बैंकों में आगे भविष्य में क्या होने वाला है। तो धीमे धीमे क्या है कि ये जो बकाया कर्ज है ये बढ़ते बैंकों के टोटल लोन का एक बड़ा हिस्सा हो जाते हैं। अभी जो ताजे आंकड़े हमारे पास हैं उस हिसाब से कोविड के बाद बैंकों के जो एनपीएज हैं, जो फंसे हुए कर्ज हैं जिनकी वसूली नहीं हो पाएगी, उनका प्रतिशत 20 साल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाएगा। जब ये समस्या शुरू होती है तो इस समस्या का असर क्या होता है? बैंक के पास एक लिमिटेड पूंजी है, एक लिमिटेड कैपिटल है, उस कैपिटल का इस्तेमाल करके वो कर्ज बांटता है। तुम्हारे किसी बैंक के पास अगर 1000 रुपए की कैपिटल है तो 1000 रुपए की कैपिटल में वो थोड़ा हिस्सा रिजर्व के लिए रख लेता है, किसी संकट से बचने के लिए, जिसको हम सीआरआर कहते हैं। उसके बाद एक हिस्सा ऐसा है जिसको कि वो सरकार के बॉन्ड और सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है और बचे हुए हिस्से से कर्ज बांटता है। संकट यहां से शुरू होता है जब कर्ज की वापसी होना रुक जाती है तो उसकी कैपिटल कम हो जाती है। जब कैपिटल कम होती है तो रिजर्व बैंक के नियम के तहत बैंकों को अपनी पूंजी से पैसा निकालकर उस घाटे की भरपाई के लिए डालना पड़ता है, जिसको हम प्रोविजनिंग कहते हैं। अंततः सरकार को, क्योंकि बैंक सरकार के हैं, सरकार उसमें बड़ी हिस्सेदारी रखती है सरकारी बैंकों में, तो सरकार को पैसा देना पड़ता है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास 2 जेबें हैं, एक जेब में हमारा टैक्स है और दूसरे जेब में हमारी बचत है। तो हमने इधर से इस हाथ से टैक्स निकाला और सरकार को दिया और उस हाथ से बैंक को बचत दी, जो बैंक की बचत वापस सरकार के पास सरकार के बॉन्ड कार्यक्रम में बैंक के इन्वेस्टमेंट के तौर पर पहुंच गई। तो यही 2 मुख्य स्रोत हैं जिनके जरिए अर्थव्यवस्था चलती है। तो जब बैंक कमजोर होते हैं तो हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा वापस पूंजी के तौर पर बैंकों में पहुंच जाता है। यह दुष्चक्र लगातार बना हुआ है क्योंकि अर्थव्यवस्था में मंदी के दौर लगातार आते रहे और बैंकों को इसके लिए पुश किया जाता रहा है कि वो कर्ज दें। अब कर्ज देने की प्रक्रिया में सिद्धांत और एक पेंच है जो आम लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। सरकारें चाहती है कि लगातार कर्ज की दर घटती चली जाए, कर्ज सस्ता होता चला जाए, जिससे कि लोग और ज्यादा कर्ज लें और ज्यादा निवेश करना शुरू करें। लेकिन जैसे जैसे ब्याज दरें घटती हैं वैसे वैसे डिपॉजिट दर भी घटती है और जब डिपॉजिट दर घटना शुरू होती है तो जो पैसा बैंक में रखने वाले लोग हैं वो हतोत्साहित होते हैं। और इसलिए आज हम देख रहे हैं कि भारत में बैंक में डिपॉजिट्स की ग्रोथ रेट 10 साल के न्यूनतम स्तर पर है। बैंक इस दुविधा में है कि डिपॉजिट पैसा नहीं रख रहा है और दूसरी तरफ कर्ज जिसने लिया वो वापस नहीं कर रहा है, इसलिए बैंक क्राइसिस में जाते ही और इसलिए बैंक क्राइसिस में है। हाँ। अच्छा, फिर मुझे एक याद आता है, मतलब
3-4 साल पहले ही एक योजना लॉन्च हुई थी, मुद्रा स्कीम। तो केंद्र सरकार की तरफ से लॉन्च की गई थी। उसमें लोगों को अपना व्यवसाय करने, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सस्ती दरों पर लोन दिया जाता था। 3 थे, शिशु, किशोर और तरुण वर्ग में। मुझे इसलिए, मैं इसलिए कुछ कह सकता हूँ इस पर ज्यादा पुख्ता तरीके से, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं इस पर मैंने, हमारा ललन टॉप की एक सेक्शन था जमीनी हकीकत, तो मैं उस पर वो करने गया था कि मुद्रा योजना का पूरा फलसफा क्या रहा। तो मुद्रा योजना ने, मतलब मुझे लगता है कि आग में घी का काम किया। वो सस्ती दरों पर और बिना किसी गारंटी के लोन देने की जो सुविधा थी, तो मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है कि उससे एनपीएस का प्रतिशत और बढ़ा। छोटे छोटे कई सारे लोन्स डिफॉल्ट हुए, और बड़े लोन्स की जितनी हम कहानी सुनते रहते हैं कि लोन लिया भाग गए टाइप की चीजें, तो वो तो है ही। तो क्या ऐसा कहना सही है मेरा? मुद्रा योजना में काफी डिफॉल्ट हुए। आरबीआई ने भी कहा कि मुद्रा योजना में एनपीएस बढ़ रहे हैं। सरकार ने संसद को भी कुछ सवालों के जवाब में जानकारी दी। पर मुद्रा योजना बैंकों के पूरे लोन पोर्टफोलियो का एक बहुत छोटा हिस्सा थी, पहली चीज। अच्छा। दूसरी चीज, पूरी की पूरी मुद्रा स्कीम जो थी वो अपने आप में असंगत किस्म की स्कीम थी, क्योंकि उसमें जो लोन्स का साइज था, जो एवरेज साइज था, वो 40 से 50,000 रुपए था। 50,000 रुपए में आप कौन सा धंधा, कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं? एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करने के लिए भी बहुत छोटा बिजनेस है, आप छोटी सी दुकान खोल सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं आने वाला था। तो इसलिए हमने शुरुआत में मुद्रा लोन्स में पॉलिटिकल फंडिंग, राजनीतिक नेताओं के दबाव पर, कार्यकर्ताओं के दबाव पर वो लोन तो बांटे गए, लेकिन वो वापस नहीं आने थे। और इस तरीके के घातक प्रयोग बैंकिंग को लेकर सरकार ने पहले भी करती रही। कभी लोन मेला लगाकर बंटवा दिया लोन, कभी प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम पर लोन बंटवा दिए गए। होता यह है कि बैंक्स को जब ये कहा जाता है कि वो अपने असेसमेंट को, अपना जो ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है कर्ज देने के लिए, उससे बाहर निकले और राजनीतिक स्कीम के तहत, राजनीतिक दबाव के तहत कर्ज बांटना शुरू करे, तो बैंक डूब जाता है। और ये काम दोनों जगह होता है। एक जगह होता है पॉपुलिस्ट स्कीमों के तहत, जैसी मुद्रा स्कीमें, और दूसरी तरफ होता है कारपोरेट के लिए भी। एक कारपोरेट डिफॉल्ट है, वो अपना पिछला लोन नहीं पे कर पा रहा है, लेकिन उसको बैंक उसके ऊपर दूसरा लोन दे देता है, उसको रिस्ट्रक्चर कर देता है। आपको याद होगा लोन पर लोन, लोन पर लोन, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने संसद में भी कहा था। हालांकि वो प्रक्रिया बाद में रुक गई, लोन पर लोन बाद में भी दिए जाते रहे। अभी भी ये हो रहा है कि लोन पर लोन दिए जा रहे हैं। तो दोनों परिस्थितियों में डिपॉजिटर्स के पैसे पर रिस्क लिया जाता है। अब इसका सबसे ताजा उदाहरण अगर आप ध्यान से देखें तो अभी आया आत्मनिर्भर पैकेज आया। आत्मनिर्भर पैकेज में सरकार ने गारंटी दी छोटे उद्योगों के बदले कि आप उनको कर्ज दे दीजिए, पर बैंकों ने कर्ज नहीं दिए छोटे उद्योगों को। हम इस पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे कि क्यों नहीं दिए। क्योंकि कोई भी बैंक या कोई भी सामान्य व्यक्ति समझ सकता है कि अगर आपकी अर्थव्यवस्था माइनस में है, निगेटिव ग्रोथ में है, तो वो कंपनी कैसे इतना कमा पाएगी कि वो लोन वापस कर देगी। तो जब जबरन लोन बंटवाए जाते हैं, चाहे एक तो जबरन लोन बंटवाए जाते हैं, दूसरा जबरन ब्याज दरें कम कराई जाती हैं, और तीसरा जबरन कॉर्पोरेट को लोन दिलवाए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां जब होती हैं तो बैंक फंसते हैं, और बैंक आज उसी में फंसे हुए। तो मुद्रा उसमें एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसे और भी स्टार्टअप और इसके लोन होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोन तमाम स्कीमों के तहत, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को असंख्य स्कीमों के तहत दिए जाते हैं। उन लोन्स की एफिकेसी क्या है, उन लोन्स के से कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए, उन लोन्स से भारत के जीडीपी में कितनी बढ़ोतरी हुई, इसका कोई आंकड़ा नहीं। अगर आप ध्यान से देखो सिद्धांत, यही सबसे बड़ी असंगति है कि हम जब इन पे चर्चा करते हैं तो उन तथ्यों को नहीं देखते। सरकार ने बैंकों के जरिए जितनी स्कीमें चलाई हैं पिछले 5-6 साल में, उनका कोई भी रिफ्लेक्शन इन्वेस्टमेंट पर नहीं दिखाई देता। भारत का इन्वेस्टमेंट तो लगातार 5 साल से गिर रहा है, लोगों की खपत भी लगातार गिर रही है, रोजगार भी लगातार घट रहे हैं। तो ये पैसा जाता कहाँ है, ये लोन जाता कहां है? अगर मुद्रा योजना सफल थी तो फिर भारत में बेकारी की दर 2018 में 45 साल के सर्वोच्च स्तर पर कैसे थी? क्योंकि बेकारी की दर में तो स्वरोजगार भी शामिल किए जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी शामिल किए जाते हैं। तो होता यह है कि जब बैंकों के विवेक से फैसला नहीं लेने दिया जाता, क्योंकि बैंकर को हमेशा अपने डिपॉजिटर्स, अपने शेयर होल्डर और अपने बारोअर, इन तीनों के रिश्तों या तीनों के हितों में बैलेंस बनाना होता है। बारोअर को एक सही कॉस्ट पर कर्ज मिले, डिपॉजिटर्स को एक सही रिटर्न मिले, और बैंक इतना मुनाफा जनरेट करे कि उसका जो शेयर होल्डर है, जिसमें सरकार भी शामिल है, उन शेयर होल्डर्स को एक सही रिटर्न मिले। ये पूरा का पूरा जो संतुलन है ना, ये संतुलन बिगड़ चुका है, और ये संतुलन पिछले 5-6-7 साल में बुरी तरह बिगड़ा है। और उसकी वजह यह कि तीनों सफर कर रहे हैं। देखिए,
बारोवर सफर कर रहा है क्योंकि वो मंदी में फंस चुका है, वो लोन वापस नहीं चुका पा रहा है, उसको मॉरिटोरियम दिया जा रहा है, उसके बाद उसको रिस्ट्रक्चरिंग में डाला जाता है। फाइनली क्या होता है, जब वो नहीं दे पाता, बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो बैंकरप्सी कोड की शरण लेता है और वहां बैंक जो है 50%, 60%, 70% लोन माफ करता है, जिसको हम हेयर कट कहते हैं। जो शेयर होल्डर है, क्योंकि बैंक के प्रॉफिट्स लगातार गिर रहे हैं, प्रोविजनिंग के कारण बैंक मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं, तो शेयर होल्डर जिसने पूंजी लगाई थी, एसबीआई का शेयर खरीदा था 5 साल पहले या ये किसी पर्टिकुलर बैंक का शेयर खरीदा था, उसको नुकसान हो रहा है। और जो डिपॉजिटर्स हैं हमारे आपके जैसे लोग, जो बैंक से कर्ज नहीं लेते हैं, उन्हें पिछले साल एफडी पर, 1 साल या 2 साल की एफडी पर जो रिटर्न मिल रहा था, वो रिटर्न घट के नीचे आ गया। और हम सामने ये दिखाते हैं, सरकार घोषित करती है कि हम भारत में कर्ज की दर लगातार सस्ती कर रहे हैं। तो ये जो संतुलन है, जो नाजुक संतुलन है भारतीय बैंकिंग का, वो लड़खड़ा गया, वो टूट गया। हाँ, अच्छा, मुझे याद आ गया जब यस बैंक की क्राइसिस थी तो हमने एक अर्थात किया था, तो मुझे उसमें की एक बात याद आ गई कि आपने उस समय भी कहा था कि बैंक्स हर उस व्यक्ति को, हर उस कंपनी को, कॉरपोरेट को बार बार लोन देते हैं जो उनके लोन के डिफॉल्टर हैं, और आम जनता को एक एक किश्त के लिए परेशान किया जाता है। ऐसी बातें होती रहती हैं। और हाँ, देखिए, ये तो स्वाभाविक है। ये आपको दिखता है बैंकों के भीतर कि बैंक कारपोरेट को रीफिनांस करते चले जाते हैं, पर अगर आपकी एक किस्त चूक जाए तो आपकी रेटिंग खराब हो जाती है, आपकी सिबिल रेटिंग खराब हो जाती है। आपको अगर कोई दूसरा कर्ज लेना होगा तो आपको उसके ऊपर उस पर ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो ये रिटेल और कारपोरेट बारोवर से उनके बीच में जो अंतर करते हैं बैंक, वो किस वजह से करते हैं, ये शायद स्वाभाविक सी बात है कि उनको एक कहा जाता है कि आप कारपोरेट फिनांस ज्यादा, इससे अर्थव्यवस्था में फिनांस होना बुरी बात नहीं है। सिद्धांत कर्ज के जरिए क्योंकि आप बैंकों के पास जो डिपॉजिट है वो लोन के तौर पर जाना चाहिए, पर हमें यह भी तो देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी में कर्ज की रिकवरी किन सेक्टर से सबसे ज्यादा अच्छी है। और मंदी में डूबी अर्थव्यवस्था में जब कर्ज बढ़ाया जाता है तो फिर वो और समस्या पैदा करता है, जिस समस्या में आज फंसे हुए। हाँ, पिछले 6-8-10 सालों का अगर रेफरेंस से बात करें तो मतलब मुझे जैसा लग रहा है कि क्या सरकारों ने बैंक के रिफॉर्म्स की कोशिश नहीं की, बैंकिंग सेक्टर को एक मजबूती मिले। मतलब वो तो लगातार, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, वो पुश करते रहे कि आप ये लोन बांटिए, तो इस दरों पे लोन बांटिए, तो ये करिए। बैंकिंग का रिफॉर्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कभी? देखिए, बैंकिंग में जिस रिफॉर्म की जरूरत है वो उसके 5-6 आयाम है जिसे समझना जरूरी है। पहली चीज ये कि बैंकिंग में जब भी कोई रिफॉर्म करने की कोशिश की गई तो वो संकट में हुए, स्वाभाविक व्यवस्था से नहीं। जब क्राइसिस आती है बैंकों में, तब सबसे ज्यादा रिफॉर्म की जरूरत सोची जाती। सामान्य परिस्थिति में बैंकों में रिफॉर्म की कोशिश नहीं की जाती। जैसे हमें भारत में बड़े बैंक या मेगा बैंक बनाने की जरूरत थी, पहले से बना लेने चाहिए थे, क्योंकि अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा था। छोटे बैंक जल्दी डूबते हैं, जल्दी संकट में आते हैं, पर हमने ऐसा नहीं किया। अब जाकर जब बैंकों में क्राइसिस शुरू हुई तो पिछले साल हमने बाय फोर्स या दबाव के तहत हमें बैंकों का मर्जर करना पड़ा। भारतीय बैंकों का जो पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो पूंजी का ढांचा है, वो उन्हें कमजोर बनाता है। भारतीय बैंकों में चूंकि सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाना नहीं चाहती, बैंकों के पास पूंजी का स्रोत केवल आम लोगों की जमा है या डिपॉजिट्स हैं, और वो डिपॉजिट्स हमेशा लोन में रिस्क में फंसते हैं। बैंक रिस्क लेते हैं, बैंकों के कर्ज डूबते हैं, बैंक स्टॉक मार्केट में या डेट मार्केट में अपने इंस्ट्रूमेंट डालते हैं। पर दुनिया के जो स्वस्थ बैंक हैं, उन्होंने हर संकट से सीखा है और अपने डिपॉजिटर्स की मनी पर रिस्क कम किया है। भाई उसका रिटर्न ज्यादा ना दिया हो, लेकिन उस पर रिस्क कम किया है और ऐसी पूंजी लाने की कोशिश की है जिस पर वो रिस्क ले सकें। तो जैसे अमेरिका के बैंक हैं, वो फेडरल रिजर्व से कर्ज लेते हैं सस्ता और आगे बांटते हैं। भारत में चूंकि इसकी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सरकार बैंकों पर नियंत्रण रखती है। अब सरकार जाकर सोचना शुरू करती है सिद्धांत कि हम बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करेंगे। अगर सरकार बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचना शुरू करे तो वो पूंजी बैंकों के पास वापस आएगी, और जब पूंजी वापस आएगी तो वो डिपॉजिटर्स की मनी को सेव कर सकेंगे। तो जो पूरा बैंकिंग सिस्टम का मॉडल है वो लड़खड़ा गया। उर्जित पटेल की जो नई किताब आई है वो इसको पकड़ने की कोशिश करती है कि हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा अब जाकर, जब हम इस मंदी और गहरी मंदी में खड़े हैं, कि भारतीय बैंक है किसके लिए, डिपॉजिटर्स के लिए या बारोवर्स के लिए। डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, बारोवर्स को फायदा देने के लिए हम क्या करेंगे। दोनों चीजें एक साथ साधना एक मंदी की अर्थव्यवस्था में मुश्किल काम है। और इस दोनों चीजों को साधने के लिए बैंकों का जो पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर है, बैंकों का जो फिनांसिंग ढांचा है, उसमें बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, उसमें बड़े रिफॉर्म करने पड़ेंगे, पहली चीज। और दूसरा रिफॉर्म ये कि भारत में डेट फिनांसिंग, कर्ज के जरिए अर्थव्यवस्था की फिनांसिंग की कुछ लिमिट्स तय करनी पड़ेंगी। हर चीज के लिए एक दौर में आप कर्ज से अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, पर भारत का उद्योगपति बहुत सयाना है, वो रिस्क ही नहीं लेता है। वो केवल 25% लगाता है, 75% बैंक का लगवा देता है।
वो तो अगर आप ठीक है, अगर आपको सड़क बनानी है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आपको पुल बनाने हैं, आपको एयरपोर्ट बनाने हैं, क्रेडिट फाइनेंसिंग ठीक है। पर अगर आपको कॉस्मेटिक्स बनाना है, अगर आपको फूड सॉफ्ट ड्रिंक बनाना है, तो बैंक से फाइनेंस कितना किया जाए? क्यों? अगर जो प्रमोटर है वो कितनी रिस्क लेगा? अगर प्रमोटर रिस्क नहीं लेगा तो वो बैंक पे डिपेंड करेगा, और जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा, मंदी आएगी, तो कर चुकाने में चूक जाएगा और हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो धीमे ये एक कानून में एक ऐसी व्यवस्था और बदलाव की जरूरत है जहां हम डेट के जरिए फाइनेंस होने वाले उद्योगों की सीमा तय करें कि कितना बैंक का कर्ज उनको मिलना चाहिए और कितनी पूंजी प्रमोटर अपनी उसमें लगाए। और उसकी वजह यह है कि अगर ऐसा आप करोगे तो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी मार्केट में बेचेगा और शेयर बाजार बड़ा होगा, लोगों के पास हिस्सेदारी आएगी, लोग उसे खरीदेंगे और कंपनी ट्रांसपेरेंट होगी। अभी होता क्या है कि मुझे शेयर बाजार में लिस्टिंग नहीं करानी, मेरे पास 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ मैंने अपना लगाया और 700 करोड़ बैंक से लोन लेके लगा दिया। लोन अगर इकोनॉमी डूब गई, हम हाथ झाड़ के अलग खड़े हो गए क्योंकि कंपनी चली नहीं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसे बदलने की जरूरत थी और इसे बदलने में देरी हो गई। शुरुआत के 10-12 सालों में, उदारीकरण के शुरुआती 10-12 सालों में ये ढांचा बहुत अच्छे तरह से चला, लेकिन इसके बाद हमें कैसे क्रेडिट फाइनेंसिंग करनी चाहिए, किन सेक्टर्स को क्रेडिट फाइनेंसिंग में डिस्करेज किया जाना चाहिए, कैसे हमें कंपनियों को इस बात के लिए बाध्य किया जाना चाहिए कि वो अपनी हिस्सेदारी, प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी जनता को बेचें, वो शेयर बाजार में लिस्टेड हो, कैसे बैंकों का डिपेंडेंस डिपॉजिटर्स की मनी पर सीमित किया जाए, डिपॉजिटर्स को बैंकों से रिटर्न लेने की आदत छुड़वाई जाए और उन्हें निवेश के और रास्ते उपलब्ध कराए जाएं। ये पूरा कंप्लीट बैंकिंग का एक पूरा कंप्लीट रिफॉर्म स्ट्रक्चर है जो शायद अभी तक सोचा नहीं गया है और इसलिए हम बार बार बैंकों को संकट में जाता देखते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है इसमें मेरा, मतलब हम जो देख रहे हैं कि कोविड के समय क्या हुआ, कोविड के निपटने के दौरान क्या हुआ, मतलब सरकार जो कर रही थी कोविड के समय उसको और एग्रेसिव तरीके से करने लगी, कर्ज, सस्ता कर्ज और एग्रेसिव तरीके से कर्ज बांटने की बात करना। अगर ये चलता रहा अंशुमान जी, ये सब चीजें अगर चलती रही तो ये कहाँ जाएगा? मतलब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, सब कुछ है, ये अल्टीमेटली अगर इस तरीके से अगर ढर्रा नहीं बदलता है सरकारों का, चेतते नहीं है सरकारें, ये कहाँ जाके दिखेगा अगले इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में? देखिए, इस साल के अंत तक आपको बैंकों के एनपीए बड़े पैमाने पर बढ़ते दिखाई देंगे क्योंकि कई सारे बैंकों के, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि बैंकों का कितना अधिक लोन मॉरिटोरियम में जा चुका है। सरकारी बैंकों का 26 से 27% लोन मॉरिटोरियम में, कोऑपरेटिव बैंकों का करीब 70% लोन मॉरिटोरियम में। और शो ही था बैंक पे हमारा, पूरा एक शो उस पर था जिसमें हमने बताया था कि आगे होने वाला क्या है और कहाँ कहाँ कितना मॉरिटोरियम है। और अगर इसमें से जितना लोन मॉरिटोरियम में गया है, अगर उसका 5% या से लेकर 20% तक का लोन भी डिफॉल्ट हो गया, जिसका रिस्क अंदर असेस किया जा रहा है, इसीलिए आरबीआई ने बैंकों से प्रोविजनिंग करने के लिए कहा है, इसलिए आरबीआई ने बैंकों से डिविडेंड देने के लिए रोकने के लिए कहा है। अगर ये पैसा भी डिफॉल्ट हो गया, यानी कर्ज वापस नहीं लौटा, जैसा कि लग रहा है, क्योंकि जब इकोनॉमी -24% में है, जीडीपी लूज कर रहा है, जीडीपी खत्म हो रहा है परमानेंटली, तो वो पैसा अगर वापस नहीं लौटा तो भारत में बहुत सारे बैंकों की सस्टेनेबिलिटी, उनका सर्वाइवल मुश्किल होगा। ये चीज सामने दिखाई दे रही। अब वो किस बैंक में कितना होगा, ये अलग देखने की बात होगी कि हम मॉरिटोरियम के बाद कौन कितने कर्ज वापस लेकर बैंक आ पाते, पर बैंक इस बात के तैयार है। आरबीआई ने अपनी फिस्कल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में इस बात की चेतावनी भी दे दी है कि भारत में 20 साल के सर्वोच्च एनपीए हो सकते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में अगर सरकारी बैंकों को, तो मान लीजिए बड़े सरकारी बैंकों को तो सरकार थोड़ा बहुत बजट से पूंजी दे देगी, किसी तरीके से उनको फाइनेंस करा देगी। छोटे बैंकों का मर्जर कर दिया जाएगा, जो हो रहा है। 3 सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस चल रही। पर बैंक केवल वही नहीं है जो आपको बड़े बैंक दिखते हैं, ग्रामीण बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं। ये एक इतना बड़ा सेगमेंट है, इन्हें कौन फाइनेंस करेगा? जिन पर रिस्क सबसे ज्यादा है, इन पे सबसे ज्यादा रिस्क है। पीएमसी बैंक को हमने डूबते देखा है। आप हर राज्य में चले जाइए, वहां कोऑपरेटिव और ग्रामीण बैंक है जिनमें बड़े पैमाने पर पूंजी लोगों की है, पैसा या बचत जमा, और उन्हें ये पता भी नहीं है कि उन बैंकों के भीतर हो क्या रहा है। इन्हें कौन उबारेगा? इनको कौन फंडिंग देगा? तो बैंकों के लिए अगले 6 महीने या साल भर बड़ी क्राइसिस की है, बैंक और एनबीएफसी दोनों के लिए। और सरकार को करीब
15 से 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास की पूंजी बैंकों में नए सिरे से डालनी होगी। इतनी बुरे घाटे में फंसी हुई सरकार इन बैंकों को रिकैपिटलाइज कैसे करेगी? इसलिए संभावना इस बात की है कि इनका प्राइवेटाइजेशन होगा, इनकी इक्विटी बेची जाएगी ताकि सरवाइव कर सके, इन्हें पूंजी आ सके। लेकिन मंदी बहुत कठिन होती है सिद्धांत, मंदी आपको विकल्प सीमित कर देती है। अब अच्छा बाजार होता तो आप अपने सरकारी बैंक को बेचने जाते हैं तो उसका शेयर की अच्छी कीमत मिलती, इस समय बेचने जाएंगे तो शेयर खरीदने को कोई तैयार नहीं होगा क्योंकि मंदी की परिस्थिति है। उसकी बैलेंस शीट में खड़े हुए एनपीएस दिखाई दे रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, एक मुंबई एयरपोर्ट में जीवीके ने अपने लोन में डिफॉल्ट किया तो एसबीआई लीड फाइनेंसर हो गया, जो सबसे बड़ा बैंकर था। उसने मुंबई एयरपोर्ट से जुड़ी हुई जो नवी मुंबई एयरपोर्ट की परियोजना थी उसको अपने हाथ में संभाल लिया वो, और तुरंत बायर ढूंढकर अडानी को अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया। तो जो क्रेडिट की क्राइसिस है वो अब अनफोल्ड होना शुरू हो रही है। देखिए जब अनलॉक शुरू हो रहा है, कल हम कोटक की एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि भारत में कम से कम तो 2.3 लाख करोड़ रुपए के हाउसिंग लोन्स या रियल एस्टेट लोन रिस्क में फंसे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेंट्रीज आपको दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों के आसपास पड़े दिखाई देती हैं, जो बने अनबिके अधबने मकान खड़े हुए हैं, इनका पैसा वापस नहीं आ रहा है। तो अब जब अनलॉक शुरू होगा और मॉरिटोरियम हटना शुरू होगा तब हम बैंकों में असली संकट बनता देखेंगे और वो बेचैनी हमें दिखाई दे रही है। और इसीलिए शायद आज वित्त मंत्री को यह बैठक बुलाकर इसका रास्ता निकालना पड़ा, क्योंकि जैसे ही ये क्लियर हो गया कि अब आपको लोन चुकाने में और ज्यादा छूट नहीं मिलेगी, 3-6 महीने की छूट हो गई, अब आपका मीटर दोबारा शुरू होगा, तब हमें देखेंगे कि डिफॉल्ट कैसे आना शुरू होते हैं। तो अब हमारी निगाह इस पर होगी कि अगले 2 महीने में, 3 महीने में कितने डिफॉल्ट आते हैं, कौन सा कितने डिफॉल्ट घोषित करता है, कितने लोग बैंकों के पास अपने लोन को रिस्ट्रक्चर कराने के लिए आते हैं, और अगर वो रिस्ट्रक्चर कराते हैं तो क्या वो 3 महीने 6 महीने बाद जब दोबारा भुगतान शुरू करेंगे तब वो इस स्थिति में होंगे कि इकोनॉमी में ग्रोथ आ जाए और वो पैसा वापस कर सकें, दे सकें। 10 से 12% की औसत ब्याज दर है भारत में, 9 से 12% की औसत ब्याज दर है। भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर तो -10% है। आप सिर्फ इसी का फर्क निकाल के देख लीजिए कि रिटर्न कैसे देंगे लोन पर। तो बैंकिंग सेक्टर अभी बिल्कुल एक बहुत बड़े भंवर के बीच में फंसा हुआ है। अभी इससे निकलने के लिए सरकार ने स्पष्ट रूप से कोई रणनीति नहीं बताई है। पिछले 5 साल में कोशिशें बहुत की पर कोई सुधार स्थायी रूप से सामने नहीं आया। इस पर निगाह रखनी पड़ेगी और हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, आम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उनका बैंक कहाँ खड़ा हुआ है इस पूरे भंवर में, उसकी ताकत कितनी है, उसके पास कितनी ताकत है, उसकी बचत, उसकी पूंजी कितनी है, उसके कितने रिस्क एनपीए में हैं, उनके कितने लोन एनपीए में फंसे हुए। इस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि कौन से बैंक ये तूफान, ये अंधड़ झेल पाएंगे अगले 1-1.5 साल 2 साल में। कौन से बैंक हैं जो मर्ज हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे, या कौन से बैंक हैं जो बिल्कुल लड़खड़ा जाएंगे और जिनको बहुत बड़ी सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो ये था बैंकिंग पे हमारा इकोनॉमी के सवाल का एक सेक्शन। कैसा लगा, क्या राय है, क्या सवाल है, पूछिए हमसे। हम अगला सेक्शन जो है इस पर जो हम लोग करने वाले हैं वो रूरल डिस्ट्रेस पर है, ग्रामीणों पर है, खेती पर है, और जो पूरी अर्थव्यवस्था शहरों से चलकर गई है गांवों की तरफ वापस, जो अब धीरे धीरे वापस आ रही है, तो उसका क्या सीन बनता है, तो उस सब पे भी आगे बात करेंगे। तो सवाल पूछिए, अपने सुझाव दीजिए। मैं सिद्धांत हूँ, साथ में अंशुमान जी हैं। आप ललन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।